दिल्ली एनसीआर का सबसे चमकदार शहर नोएडा, ऊंची ऊंची कोठियां, चमचमाती सड़कें, मीडिया के बड़े बड़े दफ्तर और हजारों करोड़ की दूसरी प्राइवेट कंपनियां इसी शहर में हैं। लेकिन इसी शहर में करीब 42,000 मजदूर सड़कों पर उतर आते हैं। क्योंकि उनकी सैलरी उनके शब्दों में ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन सरीखे है। 45,000 रुपये 45 रुपये कमरा किराया दर्जा से लिए, क्या खा रहा हूँ, क्या कमाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, क्या बच्चे, भाई तुम बताओ। अब प्रदर्शन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, लेकिन खुद ठेके पर हैं, असुरक्षित हैं और सिस्टम के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हैं। मेहनत करते हैं सर, कोई पैसा नहीं ज़्यादा मिलता है। 300 रुपये 400 रुपये कंपनियां देती हैं। हम लोग इतने कमाते हैं, हमारे लोगों का पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है? सरकार है इस देश में, मोदी जी हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, फिर क्यों हो रहा है? मोदी जी योगी जी देखें तो ये पब्लिक ऐसे क्यों है? गैस मिल रहा 350 रुपये किलो, 400 350 रुपये ऐसे गैस मिल रहा है। मकान मालिक है, हाँ 5,000 का रूम है सर, 5,000 का रूम है। अगर टाइम से पैसे नहीं दोगे तो मकान मालिक की गालियाँ सुनो। इन कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कैसे तय घंटों से ज्यादा इनसे काम कराया जाता है, कैसे इन पर दबाव बनाया जाता है और शिकायत के लिए उनके पास कोई सुरक्षित रास्ता तक नहीं है। और कोई गर्ल्स प्रॉब्लम होती है तो जाने नहीं देते हैं, कहते हैं बर्दाश्त करो, कंट्रोल करो, लाइन से कंट्रोल करेंगे। आप बताइए गर्ल्स प्रॉब्लम आप भी तो समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। हाँ। उन्होंने क्या कहा लड़कियों से, लड़कियां अगर ये प्रॉब्लम बताती हैं तो उनका ले जाके चेक करो, सही है कि नहीं, सही है या नहीं है, ये बोलते ऊपर फ्लोर में ऐसा हुआ है। मजदूरों ने नोएडा में 83 जगहों पर प्रदर्शन किया। 2 जगहों पर हिंसा हुई, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 7 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं और जांच अभी जारी है। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। घटनाओं को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है, 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे उनके भी कुछ गिरफ्तारियाँ की गई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। पुलिस की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन बयान आने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें नक्सली कनेक्शन दिखा, राज्य के श्रम मंत्री को पाकिस्तानी कनेक्शन तक दिख गया। जो नोएडा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। 4 आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन 4 आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी जांच जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग पूरी बात आप सब लोगों के सामने रखेंगे। बाकी जो हमारे श्रमिक हैं, उनके हित को लेकर हमेशा से डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध रही है। हमेशा से हम लोगों ने कहा है, नहीं, पिछले 9 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। कमाल की बात है, जिन्हें मजदूरों की तकलीफ और दुख पहले दिखने चाहिए थे, उन्हें साजिश
दिखनी शुरू हो गई। अगर 2014 से केंद्र में और 2017 से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर पाकिस्तान नोएडा में मजदूरों को कैसे भड़का रहा है? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा या फिर जिम्मेदारी का ठीकरा सिर्फ उन मजदूरों पर फोड़ दिया जाएगा जो सड़कों पर अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं? सरकारें चाहे जो कुछ कहें, देश की सच्चाई ये है कि बड़ा मजदूर वर्ग आज ठेके पर काम करने के लिए मजबूर है। लेबर कानून कागज तक सीमित हैं, लेबर कमिश्नर बेअसर हो चुके हैं और मजदूर यूनियनें खत्म हो चुकी हैं। ये सब जब हो चुका है, इसके बाद आवाज़ उठाने के जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सड़क ही बचती है मजदूरों के पास अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जब कोरोना आया तो यही मजदूर पैदल गांव लौटे, महंगाई बढ़ी, गैस की दिक्कत हुई, तो यही लोग आधा पेट खाकर शहर में टिके रहे, किसी तरीके से अपना काम करते रहे। खाना आज सुबह नहीं बनाए थे ना? नहीं, गैसे नहीं है, गैस मिल ही नहीं रहा है, क्या करें, इसीलिए होटल में ही खाते हैं। ये बिरयानी पे काम हाँ कर जी, रहे हैं। क्या करें। क्या गैस कोशिश की थी लेने की? हाँ, नहीं मिल रहा है मिल रहा है आपका? गैस, भुखमरी हो रहा है, भुखमरी कर दिया, समझे, सारा काम हो रहा। काम यही काम है ना, हाँ। भुखमरी मचा रहा है और क्या करें, भुखमरी मचा दिए, जो भी आदमी मजदूर आदमी और मर रहे रोड पे भूखा प्यासा, इससे बड़ा काम और क्या होगा, पता नहीं क्या करेगा। संकट के हर दौर में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यही लोग पिसते हैं, लेकिन आज जब ये अपना मुद्दा उठा रहे हैं तो इनके मुद्दों में मुख्य धारा की मीडिया को टीआरपी नहीं दिख रहा है, इसलिए कैमरों का फोकस इन पर नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया के लिए इनकी समस्याएं खबर नहीं हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें आजकल अर्बन नक्सल कहकर चुप कराने की भी एक रवायत शुरू हो चुकी है। इनकी समस्याओं को राज्यसभा में उठाकर सांसद राघव चड्ढा वायरल हो जाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, सुरक्षा भी पा जाते हैं, लेकिन जमीन पर इन मजदूरों को आज भी उम्मीदों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अपने हक की लड़ाई में आज ये मजदूर अकेले खड़े हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं, न सिस्टम इनके साथ है, न सत्ता इनके साथ है और ना ही मीडिया इनके बगल में खड़ा है। ऐसे सन्नाटे में क्रांतिकारी कवि गोरख पांडे की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूं, मगर तुम्हें डर है कि मैं आग भड़का रहा हूं।